हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपने सुना ही होगा कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल है जो आपको प्लांट्स में, एनिमल्स में, बैक्टीरिया, वायरसेस और माइक्रोप्लाज्म के अंदर मिलता है। न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लिक एसिड में होती है और न्यूक्लिक एसिड उसको कैरी करता है। तो न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में आइसोलेट किया था। आइसोलेट कहां से किया? जो 5 सेल्स थे न्यूक्लाई के, वहां से न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया गया। तो सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड है इसको नाम दिया गया न्यूक्लिन। क्या दिया गया? न्यूक्लिन। क्योंकि न्यूक्लिन जो है ये काफी एसिडिक था और इसको सबसे पहले आइसोलेट किया था न्यूक्लाई से, तो ऑल्टमैन ने इसका नाम रख दिया न्यूक्लिक एसिड। किस वजह से? सबसे पहले जो नाम न्यूक्लिक एसिड है उसको, न्यूक्लिक एसिड को नाम दिया गया न्यूक्लिन। लेकिन जब इन्होंने देखा कि जो न्यूक्लिन है वो एसिडिक है और ये सबसे पहले आइसोलेट किया गया है कहां से? न्यूक्लाई से, तो आल्टमैन ने बोला कि क्यों ना इसका नाम न्यूक्लिन से न्यूक्लिक एसिड रखा जाए। तो इस तरह से इसका नाम जो है वो न्यूक्लिक एसिड रखा गया। तो उसके बाद कोसेल आए जिनने 1910 में आइडेंटिफाई की नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस को आइडेंटिफाई किया गया। जैसे उसके बाद पेंटोज शुगर या फास्फोरिक एसिड जो न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं, जो मेन कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड के। तो कोसेल ने 1910 में नाइट्रोजन बेसिस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड के अंदर आइडेंटिफाई किया। लेकिन ये जो है इनको ये पता नहीं था, ही डिडंट नो द एग्जिस्टेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। कोसेल ये नहीं जानता था कि क्या डीएनए या आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो रॉबर्ट फ्यूलजन आए, उन्होंने 1914 में पहली बार ये प्रूव किया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कि 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड हैं जिनको नाम दिया गया, एक को नाम दिया गया डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए और आरएनए बोलते हैं। तो इसका नाम दिया गया डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये किसने पता लगाया? ये लगाया रॉबर्ट फ्यूलजन ने 1914 के अंदर, कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये 2 टाइप के हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो जो रोल है डीएनए का इनहेरिटेंस के अंदर, उसको सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया एवरी एटल ने 1944 के अंदर। सिंस देन इट हैज बीन नोन एज जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तब से इसको जाना जाता है कि ये जेनेटिक मटेरियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। को क्या? डीएनए। डीएनए जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। However, in some viruses, RNA acts as genetic material. लेकिन कुछ वायरसेस के अंदर जो है आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है। तो अब हम आज इस लेक्चर में पहला न्यूक्लिक एसिड लेंगे, दैट इज डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए जो है ये मेजर जेनेटिक एलिमेंट है जो प्रेजेंट होता है जितने भी, ऑलमोस्ट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो मेजर जेनेटिक एलिमेंट है दैट इज डीएनए। ठीक है, डीएनए होता है। तो ये डीएनए जो है ये प्रेजेंट कहां होता है? ये होता है न्यूक्लाई, जो यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लाई है उसके अंदर, और प्रोकैरियोटिक सेल के प्रोटोप्लाज्म में जो है वो डीएनए जो है प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, आपको पता है यूकैरियोटिक सेल्स के कौन से होते हैं? जिसमें एक डिफाइंड न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक में एक डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो है ये डीएनए जो है प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो है ये डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करूं तो डीएनए जो है वो फ्रीली अकर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लाइड। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है वो फ्रीली, एक फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लाइड। ठीक है, तो अगर
इस एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो डीएनए जो है ये एसोसिएटेड होता है क्रोमोसोमल प्रोटीन्स के साथ इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम के फॉर्म में जो है वो डीएनए जो है प्रेजेंट होता है। तो सेल ऑर्गेनेलिज जैसे हमारा क्लोरोप्लास्ट है या माइटोकॉन्ड्रिया है आल्सो हैव सम अमाउंट ऑफ डीएनए। अगर मैं सेल ऑर्गेनेलिज की बात करूं तो जैसे हमारी क्लोरोप्लास्ट है या माइटोकॉन्ड्रिया है तो उनमें भी जो डीएनए है वो प्रेजेंट होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में ये एक्सप्लेन किया कि डीएनए का डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है वो क्या किया, एक्सप्लेन किया। और इन्होंने बोला कि डीएनए जो है इट इज अ डबल हेलिक्स मॉडल। यहां आपको दिख रहा है कि ये डबल हेलिक्स मॉडल जो है, इन्होंने बोला कि ये डबल हेलिक्स मॉडल है। ये दो स्ट्रैंड जो हैं ये बन रही है, यहां पे डबल हेलिक्स जो है वो बन रहा है। तो हर हेलिक्स जो है इट इज मेड अप ऑफ सेवरल न्यूक्लियोटाइड्स। जितने भी दो हेलिक्स यहां पे हैं तो वो क्या है कि उसमें जो हेलिक्स है वो किससे बना होता है, वो दो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ठीक है, तो हेलिक्स इज ऑल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो ये हेलिक्स बन रहा है डीएनए का इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स भी बोला जाता है। अब जो टू हेलिसेस हैं डीएनए की दे रन इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन। अब यहां देखिए एंटी पैरेलल डायरेक्शन में ये जो है रन कर रही हैं। अगर इसका 3 प्राइम एंड इस साइड से है एक का तो दूसरे का 5 प्राइम एंड है, और इसी तरह यहां पे अगर 5 प्राइम एंड है तो इसका 3 प्राइम एंड है। तो ये एंटी पैरेलल है, ये पैरेलल चेन्स नहीं है। इसीलिए जो हेलिसेस हैं ये क्या करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रन करती हैं। किसकी, डीएनए के डबल हेलिक्स जो है। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कंसिस्ट होते हैं पेंटोस शुगर मॉलिक्यूल, फास्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन बेस। आप देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, हमने बोला कि डीएनए के जो हेलिसेस हैं दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये भी कंसिस्ट होते हैं 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स से। यहाँ देखिए नाइट्रोजन बेसेस हैं, ठीक है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन बेस है, ये पेंटोस शुगर है और ये फॉस्फेट ग्रुप है। तो 3 टाइप के जो यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियोटाइड के वो प्रेजेंट है। कौन कौन से, ये नाइट्रोजनस बेसेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप जो है वो आपका प्रेजेंट है। तो पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेसेस इन दोनों को हम मिला के बोलते हैं एडिनोसाइन, या हम इसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। आपने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में भी, मैंने आपको न्यूक्लियोसाइड बताया था कि जब फॉस्फेट ग्रुप जो है इनसे रिमूव किया जाए तो पीछे जो प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर मिलके इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब तीनों इकट्ठे हों, फॉस्फेट ग्रुप भी, पेंटोस शुगर भी और नाइट्रोजन बेसेस भी, उसको हम बोलते हैं एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, और हम उनको न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप की नाइट्रोजन बेसेस होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस। पहले आप देख लीजिए कि डीएनए जो है ये इज मेड अप ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट जिनको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसेस। ये आपको यहाँ पे दिख रही है। 4 टाइप की नाइट्रोजनस बेसेस यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये जो हमारी देयर आर नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ये 2 टाइप की नाइट्रोजन बेस होती हैं। एक को हम बोलते हैं प्यूरीन्स, दूसरे को हम बोलते हैं पायरिमिडीन्स। प्यूरीन जो है इनको हम कैसे पहचानेंगे कि दे आर डबल रिंगड नाइट्रोजन बेसेस, मतलब डबल रिंगड स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये एक प्यूरीन यहाँ पे है एडेनिन, तो इट मींस इट इज अ डबल रिंगड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो 2 प्यूरिन्स हैं एक को हम बोलते हैं एडेनिन और दूसरे को हम बोलते हैं ग्वानिन, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एडेनिन को कैपिटल ए से और ग्वानिन को कैपिटल जी से। तो अगर दूसरी साइड देखा जाए तो पायरिमिडीन जो है दे आर सिंगल रिंगड स्ट्रक्चर। वो पायरिमिडीन जो है यहां पे आप देख लीजिए ये प्यूरिन्स हैं 2, एडेनिन और ग्वानिन, डबल रिंगड स्ट्रक्चर यहां पे इनका है। और अगर पायरिमिडीन की बात करूं डीएनए के अंदर वो साइटोसिन एंड थायमिन है, तो ये सिंगल रिंगड स्ट्रक्चर यहां पे आपको दिख रहा है। ये आपका पेंटोस शुगर है जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, और ये आपका फॉस्फेट ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है। तो मतलब प्यूरिन
डबल रिंगेड स्ट्रक्चर और पायरिमिडीन जो है सिंगल रिंगेड स्ट्रक्चर होते हैं। तो पायरिमिडीन में एक आपका थायमिन और साइटोसिन आता है। तो अगर एज कंपेयर टू आरएनए करें तो वहां पे आपको थायमिन की जगह यूरोसिल जो है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन यहां हम डीएनए पढ़ रहे हैं तो डीएनए में जो पायरिमिडीन्स हैं दे आर थायमिन जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी से, और साइटोसिन जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी से। तो डिपेंडिंग अपॉन द जो नाइट्रोजन बेस है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर एक पढ़ाया था जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स हमने पढ़े थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप के डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड जो प्रेजेंट होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर। किस पे डिपेंड करते हैं? ये नाइट्रोजन बेसिस पे डिपेंड करते हैं। तो पहला है जिसको हम बोलते हैं एडिनोलिक एसिड, ठीक है। दूसरे को हम बोलते हैं ग्वानिलिक एसिड, तीसरे को हम बोलते हैं साइटिडिलिक एसिड, और चौथे को हम बोलते हैं थाइमिडिलिक एसिड। तो ये 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स एक दूसरे से, आप देखिए यहाँ पे जो डबल हेलिक्स ये बन रहा है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स एक दूसरे के साथ जो है वो एक किस्म की चिपकी हुई है, हेल्ड। तो इन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को एक दूसरे से कौन जोड़ता है? वो जोड़ता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो काम करते हैं। तो प्यूरिन्स ऑफ वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है, मान लीजिए ये वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसकी प्यूरिन जो है वो पायरिमिडीन के साथ जो है बॉन्ड बनाती है। जैसे यहां पे आपको दिख रही है डिफरेंट टाइप की नाइट्रोजनस बेसेस। यहां पे जो रेड कलर में है दे आर एडेनिन, इसी तरह येलो कलर में जो है वो थाइमिन्स हैं, और इसमें ब्लू कलर में ग्वानिन है, और ग्रीन कलर में साइटोसिन है। तो ये आपको डिफरेंट टाइप की नाइट्रोजनस जो बेसेस हैं वो दिख रही हैं। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की प्यूरिन्स बॉन्ड बनाएंगी किसके साथ? पायरिमिडीन के साथ, दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की पायरिमिडीन के साथ। तो देखा जाए तो एडेनिन जो है इट इज ऑलवेज लिंक्ड विद थाइमिन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एडेनिन हमेशा लिंक करेगा किसके साथ? थाइमिन के साथ, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। यहां आप देखिए जो रेड कलर की एडेनिन है तो इसका अपना जो बॉन्ड है वो किसके साथ बनेगा? थाइमिन के साथ। तो येलो, आप देखिए जहां पे भी रेड है वो हमेशा बॉन्ड किसके साथ बना रही है? येलो के साथ। यहाँ येलो है, ये रेड के साथ, ये येलो के साथ, ये रेड येलो के साथ, रेड येलो के साथ। तो कभी भी एडेनिन जो है ये साइटोसिन के साथ या ग्वानिन के साथ जो है बॉन्ड नहीं बनाएगी। ऑलवेज एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, ना कि साइटोसिन के साथ। इसी तरह जो नाइट्रोजन बेस है वो दूसरे जो पायरिमिडीन्स हैं उसके साथ जो है बॉन्ड नहीं बनाएगी। इसी तरह आप देखो ग्वानिन जो है इट इज ऑलवेज लिंक्ड विद साइटोसिन। ये कभी भी एडेनिन के साथ अपना बॉन्ड नहीं बनाएगी, या आप उसको बोलिए कि थाइमिन के साथ ये अपना बॉन्ड नहीं बनाएगी कभी भी। तो जब भी ग्वानिन जो है ये किसके साथ लिंक होगा? साइटोसिन के साथ, तो विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन थाइमिन के साथ लिंक होता था विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहां पे ग्वानिन जो है वो लिंक हो रहा है साइटोसिन के साथ विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आप देख लीजिए यहां पे ग्वानिन जो है वो ब्लू कलर में और साइटोसिन जो है यहां पे है। तो आप देख लीजिए कहीं भी इनके साथ जो है साइटोसिन के साथ एडेनिन नहीं मिल रही है और ग्वानिन के साथ थाइमिन नहीं मिल रही है। यहां आप देखिए ये बॉन्ड बन रहा है विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, साइटोसिन और ग्वानिन का। यहां भी साइटोसिन और ग्वानिन का, यहां भी साइटोसिन और ग्वानिन का ही बॉन्ड जो है एक दूसरे के साथ बनता है। ठीक है, तो मतलब कि कहीं भी जो एडेनिन है वो इसके साथ ग्वानिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, और थाइमिन जो है साइटोसिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाती। तो नंबर ऑफ प्यूरिन जो इक्वल होती है टू दैट ऑफ पायरिमिडीन्स उसको हम बोलते हैं चारगाफ्स इक्विवेलेंस रूल। मतलब एडेनिन प्लस ग्वानिन दैट इज ऑलवेज इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन। प्यूरिन जो है ये इक्वल होंगी पायरिमिडीन्स के बराबर। तो इसको हम बोलते हैं चारगाफ्स इक्विवेलेंस रूल। कभी कभी ये पूछा भी जाता है और कभी मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन आ भी सकता है।
adenine plus guanine is equal to thymine plus cytosine. That is called Chargaff's equivalence rule. या Chargaff's equivalence rule क्या होता है? तो जो ये स्पेसिफिसिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के साथ, मतलब ये कंप्लीमेंट्री होती है एक दूसरे के साथ। मतलब एक जगह अगर मान लीजिए एडेनिन है तो उसके लिए कंप्लीमेंट्री बेस जो है हमेशा थाइमिन जो है वो प्रेजेंट होगी। इसी तरह ग्वानिन है तो ग्वानिन के लिए हमेशा साइटोसिन ही प्रेजेंट होगी। तो इनको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री। जैसे आप यहां देखिए एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ रहा है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, थाइमिन एडेनिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, थाइमिन एडेनिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ। तो ये कंप्लीमेंट्री इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की ये दूसरी जो है ये कंप्लीमेंट्री जो चेन है वो बन रही है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की किस तरह आप देखो यहां पे भी यहां इसमें दिखाया हुआ है कि यहां जो है दीज आर द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये जो चेन है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, इसमें शुगर फॉस्फेट बैकबोन मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट है। ये जो है ये आपको दिख रही है, ये दीज आर द नाइट्रोजनस बेसेस। ये मेजर ग्रूव है जहां पे ये टर्न हो रहा है, और ये माइनर ग्रूव है जहां ये छोटा सा टर्न होता है। ठीक है, तो ये जो मेजर ग्रूव है इसकी जो लेंथ होती है दैट इज 3.4 nm। इसी तरह दो बेसेस के बीच में, मतलब जो दो बेसेस एक दूसरे से लिंक होती है उनका जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज 0.34 nm। तो ये जो डायमीटर होता है दैट इज 2 nm के बराबर प्रेजेंट होता है। तो अगर हम एक एंड देखें किसका, किसी पॉलीपेप्टाइड चेन का, मान लीजिए यही हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन यहां पे है, तो एक एंड पे न्यूक्लियोटाइड चेन के थर्ड कार्बन एटम जो है उस पे पेंटोज शुगर जो है वो फ्री रहता है, उसके साथ कोई भी बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए हम उसको 3 प्राइम एंड बोलते हैं। मतलब एक एंड को हम 3 प्राइम एंड बोलेंगे। यहां पे आप देख लीजिए ये जो है थर्ड प्राइम, यहां पे थर्ड कार्बन एटम जो है वो बिल्कुल फ्री है पेंटोज शुगर का, उसके साथ कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तो इसीलिए हम उसको 3 प्राइम एंड बोलते हैं। इसी तरह अगर दूसरे हेलिक्स की बात करें या दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करें, उसमें फिफ्थ कार्बन एटम जो है पेंटोज शुगर का वो फ्री रहता है फ्रॉम बॉन्डिंग, जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं 5 प्राइम एंड। यहां पे आप देख लीजिए ये 3 प्राइम एंड है इसका, यहां 5 प्राइम एंड है। तो यहां पे ये फिफ्थ जो कार्बन एटम है इट इज टोटली फ्री फ्रॉम बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसको हम 5 प्राइम एंड बोलते हैं। एक जो है न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का एक एंड को हम 3 प्राइम और दूसरे को हम 5 प्राइम एंड बोलते हैं। तो जो दो हेलिसेस हैं डीएनए की दे आर स्पाइरली ट्विस्टेड अराउंड वन अनदर। ये आपको दिख रहा है कि ये स्पाइरली एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होती हैं। तो डीएनए देयरफॉर लुक्स लाइक अ स्पाइरल लैडर। आपको ये जो डीएनए है ये स्पाइरल लैडर जैसे सीढ़ी होती है ना उसकी तरह आपको दिख रहा है, ये जैसे एक सीढ़ी जैसी बनी हुई है, स्पाइरल सीढ़ी जैसी है, उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। तो शुगर फॉस्फेट चेन जो है रेलिंग, जिसको हम बैकबोन ऑफ द लैडर बोलते हैं, एंड द बेस पेयर्स आर हॉरिजेंटल रिंग्स। तो बेस पेयर जो है वो हॉरिजेंटल रिंग है, और रेलिंग जो है इस किसकी, ये जो स्पाइरल लैडर बन रही है दैट इज द शुगर फॉस्फेट चेन। ये जो है आप देखिए ये वाली जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है दीज आर शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट हैं, और ये जो हॉरिजेंटल रिंग्स बन रहे हैं ये वाले यहाँ पे दीज आर द नाइट्रोजन बेसेस। आप यहाँ पे देख लीजिए, देखो यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल प्लस फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल प्लस फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है ऐसे। तो हर हेलिक्स जो है इट टेक्स 34 एंगस्ट्रम टू कंप्लीट वन टर्न इन द डीएनए। तो मतलब ये जो मैंने आपको इधर बोला था, यहां आप देख लीजिए ये जो मेजर ग्रूव है, ये वाला जो मेजर ग्रूव है एक टर्न लेने में ये क्या करता है कि 34 एंगस्ट्रम जो है एक टर्न जो है इसके डीएनए की होती है, इसकी जो लेंथ है 34 एंगस्ट्रम होती है। तो बेस पेयर जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ये जो है 3.4 एंगस्ट्रम, या हम इसको 0.34 nm भी बोलते हैं, जो एक दूसरे से दूर होती हैं। तो इसका मतलब 10 बेस पेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है एवरी ट्विस्ट ऑफ द डीएनए। जो ये ट्विस्ट होती हैं इसमें तकरीबन 10 बेस पेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। ये जो ट्विस्ट्स हैं ये आपको इसमें तकरीबन 10 जो बेस पेयर हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम डायमीटर की बात करें, इस डायमीटर की बात करें यहां से यहां तक, इट इज 20 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। ठीक है। दिस टाइप ऑफ डीएनए को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बी डीएनए। क्या बोलते हैं, बी डीएनए हम इसको बोलते हैं। तो कुछ डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो हैं उसके अंदर 11 बेस पेयर होती हैं एक टर्न में। अगर हम नॉर्मल डीएनए की बात करें तो इसमें जो ये टर्न होता है एक, उसके अंदर 10 बेस पेयर प्रेजेंट होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बी डीएनए बोलते हैं। लेकिन कुछ डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 10 बेस पेयर की जगह पे 11 बेस पेयर जो है वो प्रेजेंट होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सच टाइप ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ए डीएनए। ठीक है। तो इसके अलावा भी एक और फॉर्म है डीएनए की जिसमें हेलिसेस जो है वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं और देयर आर अबाउट 12 बेस पेयर्स इन अ सिंगल टर्म। तो एक टर्म में कितने, 12 जो बेस पेयर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उस टाइप के डीएनए को हम बोलते हैं जेड डीएनए। क्या बोलते हैं, तो 3 टाइप की डीएनए है, 3 टाइप की फॉर्म्स हैं डीएनए की, बी डीएनए, ए डीएनए एंड जेड डीएनए। तो नॉर्मली जो है वो बी डीएनए जो है प्रेजेंट होता है। उसके बाद डीएनए की रेप्लिकेशन है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो वो डीएनए रेप्लिकेशन भी हम उसमें पढ़ेंगे। तो ये था पूरा डिटेल डीएनए का स्ट्रक्चर। थैंक यू।